Hello everyone, welcome back to my channel Aviation Concepts Biome. I am Gautam, a trainee pilot. So guys, today I come with a very important lecture of general navigation, and this topic covers much weightage in your navigation exams, and this topic is flight plan. So यार देखो, ये टॉपिक ना theoretical है. यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं दैट ऑल्सो विल कवर इन दिस लेक्चर ओनली. एंड यार पता है इस टॉपिक में ना दिक्कत कहाँ आती है, इस टॉपिक में सबको दिक्कत यहाँ आती है कि यार इसको रट्टा मारना पड़ता है. लेकिन यार अगर आज तुमने ये वाली वीडियो पूरी देख ली मेरी, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, समझ जाओगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है. इनफैक्ट इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा if and only if you pay attention to this video, otherwise it won't. Okay, so guys, just pay attention to this lecture because this lecture will gonna be very important, and it might take a long lecture, 45-50 minutes, because this topic is a long and will cover the questions as well. So let's study. यार देखो फ्लाइट प्लान है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल यार फ्लाइट प्लान इज नथिंग बट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है which contains a set of information and which is very important for the air traffic services to know. And sometimes in the bad cases it is also useful for the search and rescue teams. Okay, so it is a set of documents which contains specified information provided to air traffic services related to intended flight or portion of flight of an aircraft. ठीक है, कुल मिला के एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम आगे पास करते हैं एयर ट्रैफिक सर्विसेज को. ओके, अब इससे फ़ायदा क्या है भाई. देखो उनको है ना, ऐसा तो है नहीं भाई कि हम अकेले हैं, हमारे ही जहाज है, पूरा सब कुछ हमारे ही, ऐसा नहीं है ना भाई. ट्रैफिक बहुत सारा है. सो योर फ्लाइट प्लान विल हेल्प देम टू मैनेज द ट्रैफिक. Okay, and as I told you that it will help you in the emergency cases, like the information of this flight plan is also passed to your search and rescue teams if needed. Okay, अब देखो यार फ्लाइट प्लान के ना कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे फर्स्ट टाइप इज योर फाइल्ड फ्लाइट प्लान. देखो नाम से पता पड़ रहा है, नाम याद रखो सबके. फाइल्ड फ्लाइट प्लान, जो फ्लाइट प्लान आपने फाइल किया है. फाइल किसको करोगे? एयर ट्रैफिक सर्विसेज को. ठीक है, द फ्लाइट प्लान एज फाइल्ड विद एन एयर ट्रैफिक सर्विसेज यूनिट बाय अ पायलट. या तो पायलट करता है, जनरली योर ऑपरेटर, मतलब आप किसी एयरलाइन के लिए काम कर रहे हो. सो देयर इज अ डिपार्टमेंट नोन एज अ डिस्पैच. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम. ओके, if pilot will fly, not fly, file, if pilot will file or your operator will file. ठीक है, एक होता है आपका करंट फ्लाइट प्लान. देखो, एक होता है एफपीएल, फाइल्ड फ्लाइट प्लान. इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए अभी. ठीक है, लेकिन जो आपका करंट फ्लाइट प्लान होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट यार. करंट फ्लाइट प्लान, यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन आ रहा है डीजीसी एग्जाम्स में. फ्लाइट प्लान इंक्लूडिंग चेंजेस, जिसमें चेंजेस इंक्लूड हो रहे हैं, एंड दिस इज अ प्लान जिसपे आप करंटली फ्लाई कर रहे हो. दिस इज योर प्लान. ठीक है, इट इंक्लूड्स चेंजेस. दिस चेंजेस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना. ठीक है, इफ एनी ब्रॉट बाय अबाउट बाय सब्सिक्वेंट क्लियरेंसेस. ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार. आपने फ्लाइट प्लान फाइल किया, वो हो गया आपका फाइल फ्लाइट प्लान. अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, या आप इन एयर हो, उस फ्लाइट प्लान पे फ्लाई कर रहे हो, उसमें आपने कुछ चेंजेस करे, आपने ऑल्टीट्यूड चेंज किया है, रूट चेंज किया, व्हाट्स एवर, सो दैट फ्लाइट प्लान विल बिकम योर करंट फ्लाइट प्लान. ठीक है, विच इंक्लूड्स योर चेंजेस. नाउ यार एक एक होता है आपका रिपीटेटिव फ्लाइट प्लान. अब देखो नाम से पता पड़ रहा है, नाम से समझो भाई. रिपीटेटिव फ्लाइट प्लान सिंपल सी चीज़ है यार, कि एक ही फ्लाइट प्लान आप लगातार यूज़ कर रहे हो. ठीक है, नॉट यूज़ कर रहे हो, मान लो एक ही रूट है. मैं कह रहा हूँ जैसे दिल्ली से बॉम्बे, मैं जा रहा हूँ हफ्ते में 4 दिन. 4 दिन तो मैंने कम बोल दिया, 5 दिन जा रहा हूँ मैं. ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे मैं 5 दिन जा रहा हूँ. और अगर मैं यही सेम रूट पे एटलीस्ट 10 ओकेशन तक कंटिन्यूसली फ्लाई करता हूँ, एटलीस्ट 10 ओकेशंस, देन माई फ्लाइट प्लान विल बिकम अ रेपिटेटिव फ्लाइट प्लान. ठीक है, ये 10 ओकेशंस इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन है. 10 ओकेशंस याद रखना इसमें, रेपिटेटिव में. ठीक है, नाउ लेट्स रीड द थ्योरी फॉर दिस. ठीक है, a flight plan related to series of recurring regularly operated flights with identical features
सबमिटेड बाय एन ऑपरेटर फॉर रिटेंशन एंड रेपिटेटिव यूज बाय एटीएस फ्लाइट्स। यार देखो इससे क्या होता है ना, वर्कलोड कम होता है, एक तो ऑपरेटर का हो रहा है वर्कलोड कम, और एक एटीएस वालों का हो रहा है, एयर ट्रैफिक सर्विसेज वालों का। उनको ही पता है यार ये फ्लाइट तो रोज जा रही है, सेम है रूट, सब कुछ सेम है इसका, ठीक है। सो दैट इज योर रेपिटेटिव फ्लाइट प्लान। नाउ यार अब एक टर्म आती है ईईटी, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि होता क्या है यार ये। देखो ईईटी होता है आपका एस्टिमेटेड elapsed टाइम। सिंपल टर्म्स में बोलूं अगर मैं, टाइम फ्रॉम योर टेक ऑफ टिल योर लैंडिंग इज योर एस्टिमेटेड elapsed टाइम, ठीक है। ये मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बताया। विल डिस्कस दिस ईईटी अगेन ऑल्सो इन दिस लेक्चर ओनली आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। टेक ऑफ से लैंडिंग तक का टाइम है, इज योर ईईटी। we'll discuss this okay for IFR flights and for VFR flights as well. अब एक होता है आपका EOBT, इट स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड ऑफ ब्लॉक टाइम, कि आपके चोक्स ऑफ कब हो रहे हैं, दैट इज योर EOBT, ओके। एस्टिमेट टाइम एट विच द एयरक्राफ्ट विल कमेंस एसोसिएटेड विथ डिपार्चर, मतलब एयरक्राफ्ट जब आपका पुश बैक वगैरह होता है, आपके चोक्स ऑफ होते हैं, दैट टाइम इज योर EOBT, एस्टिमेटेड ऑफ ब्लॉक टाइम, ओके। नाउ द थिंग इज योर ETA, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो समझो टर्म क्या बोल रही है। सबसे पहले टर्म को देखो, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। सिंपल सी बात है, समझ में क्या आ रहा है, थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो देखो इतना समझ में आ रहा है यार, कहीं आने की बात हो रही है, उसके टाइम की बात हो रही है, ठीक है। सपोज मेरी फ्लाइट है दिल्ली से बॉम्बे की, ठीक है। तो मेरा ईट मान लो, सपोज मैं दिल्ली से डिपार्ट किया हूँ 10:30, ठीक है। मेरा 12:30 इज माई ETA। नाउ व्हाट डज आई मीन बाय दिस ETA ऑफ 12:30? इट मीन्स इफ आई एम एन IFR फ्लाइट, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कर रहा हूँ या फिर मैं IFR फ्लाइट हूँ, मैंने IFR फाइल किया है अपने फ्लाइट प्लान में, तो देखो इसका मतलब आई विल रीच द इनिशियल अप्रोच फिक्स ऑफ बॉम्बे, ठीक है। दैट इज योर ETA फॉर योर IFR फ्लाइट्स, द टाइम एट विच एयरक्राफ्ट इज एस्टिमेटेड टू रीच द इनिशियल अप्रोच फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर नैवेड। और मान लो वहां पर अगर कोई नैवेड ही नहीं है, अगर कोई ऐसा एरोड्रोम है जहां पर देर इज नो नैवेड, देर इज नो नैवेड, तो वहां पर आप ओवर द एरोड्रोम जब आ जाओगे, ओवर हेड द एरोड्रोम, दैट इज योर ETA फॉर ETA टाइम, ठीक है। नाउ यार सपोज VFR फ्लाई कर रहे हो आप, विजुअल फ्लाइट रूल, ओके। आप उतना बाहर देख के फ्लाई कर रहे हो, जो हम लोग ट्रेनी पायलट्स करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग फ्लाइट्स में ज़्यादातर आप VFR फ्लाइंग करते हो, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग भी करते हो, बट VFR फ्लाइंग करते हो। तो मान लो अगर कोई नैवेड नहीं है आपके एरोड्रोम पे, देर इज नो नैवेड, तो द टाइम एट विच यू रीच ओवरहेड द एरोड्रोम, दैट इज योर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ओके। समझ आ गया ETA क्या है IFR फ्लाइट्स के लिए? व्हेन यू विल रीच योर इनिशियल अप्रोच फिक्स, दैट इज योर ETA फॉर IFR flights, and for VFR flights, whenever you reach the overhead of your aerodrome, that is your ETA for VFR flights. Okay. So guys, I hope you understand the meaning of both IFR and VFR. मतलब ETA क्या होता है, दोनों के लिए समझ आ गया होगा। अब ऐसी एक सेम टर्म है नोन एज योर EAT, एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम। अब देखो दोनों टर्म को ना एक बार खुद पढ़ो, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल और एक है आपका एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम। क्या डिफरेंस लग रहा है इसमें? एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम, मान लो सपोज मैंने किसी को बोला ओके आई विल बी देयर बाय 10:30, मैंने क्या बोला, आई विल बी देयर बाय 10:30, सो दैट 10:30 इज माई ETA। बट मैंने उसको थोड़े टाइम बाद फोन करके बोला यार देयर इज अ डिले, एंड ड्यू दैट डिले आई विल बी एबल टू रीच दैट एट 10:45, so that 10:45 will be my EAT, expected approach time. This EAT will contains a delay. अगर आपके ETA में डिले हो रहा है, देन योर EAT विल बी पब्लिश्ड, एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम, ठीक है। अगर डिले नहीं है तो देन ETA से आपका काम हो जाएगा। और ये EAT कौन देता है? EAT देता है आपका ATC, ठीक है। EAT देता है आपका ATC और ETA देता है आपका पायलट।
ये चीज़ याद रखना। EAT इज गिवन बाय और ATC एंड ETA इज गिवन बाय द पायलट। अब EAT ATC कैसे देगा? सपोज मान लो मैं फ्लाई कर रहा था दिल्ली से बॉम्बे, मैंने बॉम्बे पे मेरा ETA था 10:30 एंड आई एम देयर एट 10:30 एंड आई एम एट माई इनिशियल अप्रोच फिक्स पर आ गया मैं, बट ड्यू सम रीजन्स बॉम्बे ATC टोल्ड मी दैट यू नीड टू होल्ड फॉर 15 minutes. So my EAT will become 1045. They will just say me EAT 1045. It means I know there's a delay. तो वो 15 मिनट का जो डिले हुआ है, देन योर EAT विल बी पब्लिश्ड, एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम आपका पब्लिश होता है। ठीक, आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स ETA एंड EAT। ठीक है, सो दैट्स द थिंग गाइस, दिस इज द वेरी सिंपल टर्म्स। अगर आप समझ रहे हो तो चीज़ें बहुत ईजी हैं, रट्टा मारने जाओगे तो उतनी मुश्किल है। The time at which ATC expects that an arriving aircraft following a delay will leave the holding fix to complete its approach or landing। ठीक है, मान लो मेरे को EAT दिया था 10:45 का दिया था, ठीक है, 10:30 तो मैं वहाँ पहुँच गया, अब मुझे 10:45 का दिया, इट मीन्स एट 10:45 आई विल लीव माई होल्ड एंड आई जस्ट गो फॉर अप्रोच और लैंडिंग। ठीक है, सो दैट इज योर EAT। अब यार देखो, फ्लाइट प्लान में ना आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइल करते हो and that information will contain your speed, cruise altitude, track, heading, your alternates, each and everything। जितना आप सोच सकते हो उतना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या क्या कंटेन करता है एक फ्लाइट प्लान, डोंट वरी। सो देखो, अगर आप उससे डेविएट होते हो, किसी भी चीज़ से आप डेविएट होते हो, तो एक सॉल्यूशन तो ये है भाई कि करेक्ट कर लो उसे एज सुन एज इट प्रैक्टिकेबल। whenever you find the situation practicable then just correct it। ठीक है, और कुछ एक लिमिट्स सेट कर रखी हैं कि अगर आपका आप इससे ज़्यादा डेविएट होते हो देन यू नीड टू टेल द एयर ट्रैफिक सर्विसेज, आपको ATC को बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो डेविएशन फ्रॉम मैक नंबर और टैस, मान लो इफ योर मैक नंबर और टैस एट क्रूजिंग लेवल वेरीज बाय मैक 0.02, अगर आपका मैक 0.02 या फिर प्लस माइनस 10 नॉट्स हो रहा है, या फिर 5% ऑफ स्पीड, 5% ऑफ स्पीड जो आपने वो करी थी, फाइल करी थी, इतना डिफरेंस आ रहा है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, देन यू नीड टू टेल द कंसर्न एयर ट्रैफिक सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना यार, ये बहुत काम की चीज़ है कि इफ़ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मैक 0.02 और 10 नॉट्स और 5% ऑफ स्पीड, देन यू नीड टू रिपोर्ट टू द कंसर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कंसर्न एयर ट्रैफिक सर्विसेज। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मान लो आप ट्रैक से डेविएट हो गए, अब ट्रैक से डेविएट हो गए तो क्या करोगे भाई? जस्ट रीगेन योर ट्रैक वेन एवर यू फाइंड इट प्रैक्टिकेबल, दैट इज द थिंग। अब देखो एक चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट था, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट यार, DGC वाले कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बस हमें तैयार रहना है, और जो हम रहेंगे, टेंशन मत लो। If your ET at next waypoint, the FIR boundary or your destination changes by more than 2 minutes, वही वाली बात है। मान लो मेरा ETA था फॉर पर्टिकुलर FIR बाउंड्री या फिर मेरा पर्टिकुलर नेक्स्ट वे पॉइंट के लिए या फिर मेरे डेस्टिनेशन के लिए, मेरा जो ETA था, देयर्स अ चेंज ऑफ मोर देन 2 मिनट्स, अगर 2 मिनट से ज़्यादा का चेंज हो रहा है, देन आई नीड टू टेल द कंसर्न अथॉरिटी, ATC को मुझे बताना पड़ेगा कि यार मेरे ETA में इतना चेंज है, आई एम एक्सपेक्टिंग द डिले ऑफ 10 मिनट्स ड्यू एनी रीजन। ठीक है, सो दैट यू नीड टू टेल टू द ATC। मैंने क्या बोला? ETA इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पायलट, अदरवाइज एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, एक इस केस में एक्सेप्शन जब आता है कि अगर आप ADS-C ऑपरेट कर रहे हो, ADS क्या होता है? ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस, एंड इसमें दो होते हैं, ADS-B, ADS-C। तो ADS-C होता है, C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यार ADS-C ना, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये रेगुलेशंस का टॉपिक है, तो ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, वास्ट तो नहीं है लेकिन ये फालतू में टाइम वेस्ट कर देगा हमारा। मैं इतना बता देता हूँ कि ADS-C इज़ लाइक योर व्हाट्सएप चैट बिटवीन अ पायलट एंड एन ATC। ठीक है, ADS-C ये होता है, इट्स जस्ट लाइक अ चैट आप कर रहे हो एंड इट इज़ प्राइवेट टू
यू बोथ ओनली, ठीक है, पूरा जग नहीं सुनता ये बातें, ये सिर्फ दैट्स अ प्राइवेट चैट बिटवीन ATC एंड अ पायलट. इफ यू आर वर्किंग इन दैट हाई टेक्नोलॉजी एरिया देन यू डोंट नीड टू, उनको मतलब आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा ETA लेट हो रहा है 2 मिनट से ज़्यादा या कुछ भी, ठीक है. अब बात कर लेते हैं यार सबमिशन ऑफ फ्लाइट प्लान, कि फ्लाइट प्लान को सबमिट कब करना है, कैसे करना है, मतलब इतना डिले हो गया तो क्या होगा, मतलब सब कुछ डिस्कस करते हैं. तो देखो, पहली बात तो यू कांट सबमिट अ फ्लाइट प्लान मोर देन 5 days अगो. बेसिकली 120 आवर्स से पहले आप फ्लाइट प्लान सबमिट नहीं कर सकते, 120 आवर्स ऑफ EOBT, ठीक है. अब इसको सबमिट करते कहाँ हैं, देखो यूजुअली एट योर डिपार्चर एरोड्रोम, जहाँ से आप डिपार्ट कर रहे हो वहाँ पर होता है ATC का ऑफिस, तो वहाँ जाके आप सबमिट कर दो. अगर मान लो आप जहाँ से डिपार्ट कर रहे हो वहाँ पर ATC का कंसर्न अथॉरिटी का ऑफिस नहीं है वहाँ पर, तो आप क्या करोगे, तो यार आपके रूट में जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जो उस एरिया को सर्व कर रही है, यू विल फाइल दैट फ्लाइट प्लान टू दैम, ठीक है. द अथॉरिटी विच इज सर्विंग यू इन दैट पर्टिकुलर एरिया, यू विल फाइल अ फ्लाइट प्लान टू दैम डायरेक्टली, ठीक है. मान लो आपने जो EOBT दिया था, ठीक है, मान लो सपोज मैंने EOBT दिया था 10:30 का, कि मेरा 10:30 पे चोक्स ऑफ करके मैं पुशबैक वगैरह करवा लूँगा, ठीक है. बट ड्यू एनी रीज़न इफ़ यू आर कंट्रोल्ड फ्लाइट, ठीक है, अगर आप कंट्रोल्ड फ्लाइट हो, मान लो आपके 11 बज गए या फिर 11:01 हो गया, चलो 11:05 ले लेते हैं, 11:05 तक अभी तक डिपार्चर नहीं हो पाया ड्यू एनी रीज़न, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. देन अगर आपका आधे घंटे से ज़्यादा का डिले होता है, देन यू नीड टू कैंसल योर प्रीवियस फ्लाइट प्लान और यू विल नीड टू फाइल अ न्यू फ्लाइट प्लान, ठीक है. इफ़ यू आर अ कंट्रोल्ड फ्लाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, 30 मिनट्स का टाइम होता है आपका कंट्रोल्ड फ्लाइट के लिए, और अनकंट्रोल्ड मान लो ये सेम क्वेश्चन है, एंड मान लो मुझे 11:35 हो गए, 1 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो गया मेरे को डिपार्ट करने में, then also I need to cancel that flight plan and I need to file that flight plan again. So this is the concern for your 1 hour for your uncontrolled flights. So ये important था यार, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखना. I am writing it here. Okay. So your flight plan should be filed on ground at least 60 minutes before clearance for startup is request. देखो फ्लाइट प्लान ना कम से कम आपको 1 घंटा पहले मांगना पड़ता है, मतलब फाइल करना पड़ता है. मांगते तो नहीं हो भाई, मतलब मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये है, बिफोर 1 hour बिफोर योर स्टार्टअप क्लियरेंस यू नीड टू फाइल अ फ्लाइट प्लान, दिस इज द मिनिमम वन. मान लो कुछ भी हो गया ड्यू एनी रीजन, मैक्स टू मैक्स आपको लेवरेज दिया जाएगा 30 मिनट्स. वैसे तो ये लेवरेज भी नहीं मिलता, बट आपके ऑपरेटर ने आपको ये लेवरेज भी दिलवा दिया, नोटिस वगैरह लिख दिए, तो मैक्स टू मैक्स आपको लेवरेज मिल सकता है 30 मिनट. अदरवाइज 1 घंटे पहले आपको फ्लाइट प्लान फाइल करना ही है. अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट बिफोर हाउ मच टाइम आई नीड टू फाइल अ फ्लाइट प्लान ऑन ग्राउंड, सो यू विल टिक द ऑप्शन ऑफ 1 hour नॉट 30 मिनट्स, ठीक है, बिकॉज 30 मिनट्स इज द बेयर मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है. ये तो वैसे होता भी नहीं है 30 मिनट्स. इफ इट इज नॉट पॉसिबल ऑपरेटर शुड गिव एज मच एज नोटिस एज पॉसिबल एंड नेवर लेस देन 30 मिनट. 30 मिनट से कम तो हो ही नहीं सकता. 30 मिनट से आपको जब मिलेगा जब आपको ऑपरेटर नोटिस वगैरह देगा उनको, तो ठीक है, वरना वो भी नहीं मिलता. अगर आप ATFM में ऑपरेट कर रहे हो, ATFM रूल्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, देन योर फ्लाइट प्लान मस्ट बी फाइल्ड एटलीस्ट 3 hours बिफोर योर EOBT. 3 घंटा. देखो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बात है, ठीक है. अगर आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि मुझे 1 घंटे पहले फ्लाइट प्लान फाइल करना ही करना है, ठीक है, ऑपरेटर वाली बात भूल जाओ, ठीक है. और अगर मैं एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट में ऑपरेट कर रहा हूँ देन मुझे 3 घंटे पहले फ्लाइट प्लान फाइल करना है. और अगर मेरे को, अगर मैं कंट्रोल फ्लाइट हूँ और अगर मेरे EOBT से मुझे आधे घंटे से ज़्यादा डिले हो गया है, देन आई नीड टू कैंसल दैट फ्लाइट प्लान, आई नीड टू फाइल इट अगेन. और अगर मैं अनकंट्रोल फ्लाइट हूँ, देन आई नीड टू
कैंसिल माई फ्लाइट प्लान इफ माई EOBT गेट्स एक्सीड बाय 1 आवर। अगर मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा डिले हो गया है, देन आई नीड टू कैंसिल माई फ्लाइट प्लान एंड आई नीड टू रीफाइल इट अगेन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यार, ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये आपका ATFM से, दिस इज ऑल्सो अ DGC एग्जाम क्वेश्चन एंड आई हैव कवर्ड दैट क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर ओनली, सो डोंट वरी एट ऑल, टेंशन मत लो, ठीक है, सब हो जाएगा। यार देखो, अब फ्लाइट प्लान फाइल कैसे करते हैं, वही है यार, सिंपल सिर्फ चीज़ें हैं, कैपिटल लेटर यूज़ करो और ब्लैंक स्पेस ज़्यादा मत, मतलब वो होता है ना कि लीव अनयूज, अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो उस स्पेस को आप ब्लैंक छोड़ दो। आपका टाइम का फॉर्मेट UTC होना चाहिए इन प्रॉपर 4 डिजिट्स, लाइक 1840 100, कुछ भी, ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर 4 डिजिट्स में होना चाहिए। बहुत बेसिक है, ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है। यार देखो, ये है ना फ्लाइट प्लान, कुछ दिखता ऐसा है, ऐसा नहीं लग रहा वो पहले वो आते थे ना रेलवे के तत्काल के फॉर्म, उस टाइप का कुछ लग रहा है ये, ठीक है, बट ऐसा नहीं है यार, बहुत काम की चीज़ है ये, इट कंटेन्स सब कुछ है यार, देखो इसमें, और देखो इसमें है ना टोटल होते हैं आपके 19 आइटम्स, मतलब 19 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, आइटम्स को एक तरह से कंसिडर कर लो सेक्शंस, एंड आइटम नंबर 1 to 6 इज अ हेडेक ऑफ ATC, नॉट द हेडेक ऑफ पायलट, बट आइटम नंबर 7 to 19 इज अ कंसर्न ऑफ अ पायलट। ठीक है, आइटम नंबर 7 से आइटम नंबर 19 तक पायलट को बढ़ना पड़ता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो जहाँ पे PIC का नेम आ रहा है वहाँ तक, ठीक है। So this is the concern of a pilot and we will discuss each particular item one by one. So let's start with the item number 7, which is your aircraft identification, and it contains maximum 7 characters, याद रखना। देखो, आइटम नंबर 7 है एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन, कुछ इस तरह से होता है। मान लो आप नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर हो, शेड्यूल फ्लाइट नहीं हूँ, मान लो मैं कोई एयरलाइन की तरफ से ऑपरेट नहीं कर रहा, सपोज मैं नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर हूँ एंड मेरा एयरक्राफ्ट का नाम है विक्टर टैंगो ब्रावो अल्फा विस्की। सो मैं इसमें क्या फाइल करूँगा, विक्टर टैंगो ब्रावो अल्फा विस्की, ठीक है, दैट्स इट, विदाउट एनी हाइफन, मैं हाइफन यूज़ नहीं करता इसमें, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। एंड सपोज इफ आई एम अ शेड्यूल्ड ऑपरेटर, मान लो मैं ना कोई इंडिगो या विस्तारा की तरफ से फ्लाई कर रहा हूँ, सपोज लेट सपोज इंडिगो, सो इंडिगो एंड द फ्लाइट नंबर इज 432, दैट इज द एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस। अब ऐसा तो है नहीं यार कि इनका वो नहीं होता, रजिस्ट्रेशन कोड नहीं होता, होता है, that registration code, if you are a scheduled operator then your registration code will be specified in item number 18। item number 18 होता है अदर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने यहाँ पर ये वाला नेम यूज़ किया है, इफ़ यू आर अ शेड्यूल्ड ऑपरेटर, देन यू नीड टू स्पेसिफाई योर रजिस्ट्रेशन नंबर और कोड इन आइटम नंबर 18। रिमेंबर दिस थिंग गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। शेड्यूल्ड ऑपरेटर के केस में आपको अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आइटम नंबर 18 में स्पेसिफाई करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड नाउ द नेक्स्ट आइटम नंबर इज आइटम नंबर 8, विच इज फ्लाइट रूल्स एंड टाइप ऑफ फ्लाइट। अब देखो फ्लाइट रूल्स क्या होता है, फ्लाइट रूल्स होता है आपका IFR VFR ऐसा कुछ, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लाइट होती है नॉन शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड, मिलिट्री, जनरल, ठीक है। अब देखो फ्लाइट रूल्स में एक तो होता है आपका आई मतलब IFR, एक होता है आपका वी मतलब VFR, एक होता है आपका वाई। अब ये वाई क्या है, वाई मतलब फर्स्ट यू आर IFR देन VFR। अब इसको याद करने की ना एक देखो, याद करने की इसको ट्रिक होती है। वाई, वाई मतलब क्यों, आपको IFR से VFR जाना ही क्यों है। देखो IFR में ना सब कुछ होता है, इंसान IFR में लैंडिंग कर सकता है इन लो विजिबिलिटी, गुड विजिबिलिटी, कुछ भी लैंडिंग सब कुछ हो सकता है IFR में। बट VFR, अगर आप VFR फ्लाई कर रहे हो इन लो विजिबिलिटी, यू कांट डू लैंडिंग, ठीक है। सो IFR से VFR जाना ही क्यों है भाई, IFR में सब कुछ है, तो IFR से VFR जाना ही क्यों है, सो दैट क्यों इज वाई, वाई IFR टू VFR, वाई IFR टू VFR, समझे, वाई। सो
ये जो ट्रिक है ये मेरे इंस्ट्रक्टर ने बताई थी मुझे, सो आई एम जस्ट पासिंग इट टू यू। एक होता है जेड। जेड मतलब यू आर फ्लाइंग वी एफ आर फर्स्ट, देन यू आर आई एफ आर। ठीक है, सो ये चीज़ काम की है यार। ठीक है, और अगर आप लोग वाई और जेड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग द वाई और जेड कोड्स, देन यू नीड टू स्पेसिफाई इन आइटम नंबर 18 अगेन। आपको वापस उस आइटम नंबर 18 में जाके स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट एट विच पोर्शन ऑफ फ्लाइट आई एम ट्रांसफरिंग फ्रॉम आई एफ आर टू वी एफ आर और फ्रॉम वी एफ आर टू आई एफ आर। ठीक है, सो यू नीड टू स्पेसिफाई कि मैं किस पोर्शन ऑफ फ्लाइट में ये चेंज करूंगा। सो यही है भाई काम की चीज़। अब एक टाइप ऑफ फ्लाइट होता है आपका, शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, मिलिट्री है, जनरल एविएशन है, जो भी है। ठीक है, और अगर कोई आपकी दूसरी कैटेगरी है देन हियर यू विल राइट एक्स। आप इधर लिख दोगे एक्स। ठीक है, एंड यू विल स्पेसिफाई दैट एक्स इन अगेन आइटम नंबर 18। आइटम नंबर 18 क्या है भाई? अदर इन्फॉर्मेशन। आलतू फालतू की नहीं, काम की चीज़ अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन आप डाल दोगे आइटम नंबर 18 में। सिंपल सी चीज़ है। अब आता है आपका आइटम नंबर 9, विच इज़ योर नंबर, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड वेग टर्बुलेंस कैटेगरी। देखो नंबर क्या है ये? नाउ यू विल आस्क मी यार ये नंबर कहाँ से आ गया? यार देखो, नंबर होता है कि एक पर्टिकुलर फ्लाइट प्लान पे कितने एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। मान लो 4 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, देन यू विल राइट हियर 04। ठीक है, अगर मान लो ऐसा नहीं है तो देन जस्ट यू विल लीव दिस ब्लैंक, यू विल लीव दिस पोर्शन ब्लैंक। इंसर्ट इफ देर इज मोर देन वन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ऑन द सेम फ्लाइट प्लान, एल्स लीव ब्लैंक। अगर एक ही एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, अब आप ही फ्लाई कर रहे हो, देन यू विल लीव दिस पोर्शन ब्लैंक। और टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट भाई, जो भी आपका जहाज का टाइप है, सेस्ना 172, बोइंग 737, A320, 777। जैसे मान लो सेस्ना 172 है तो C172, यू विल राइट इट हियर। ठीक है, वेग टर्बुलेंस कैटेगरी। अब ये चीज़ काम की है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, एग्जाम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, वेग टर्बुलेंस कैटेगरी देखो, ऐसे तो 4 होती हैं लेकिन मेजरली 3 होती है, लाइट, मीडियम, हैवी। ठीक है, अब ये है क्या? देखो, इफ द एमटाउ, बात हो रही है एमटाउ की। ठीक है, इफ योर एमटाउ इज लेस देन 7000 kg, देन इट इज योर, इट कम्स अंडर योर लाइट कैटेगरी। और अगर आपका 7000, रुको, ये दैट इज योर वेट 7000 और 7000 से बड़ा और 1,36,000 से छोटा है, if you come under this category, your mtau comes under this category, then you are medium. If you are more than 1,36,000 kg, then you come under heavy, but less than, एक नंबर था 5 lakh, I guess 5 lakh, I will just confirm that number, I am not sure for this number, I guess it is 5 lakh only. तो then under, then you will come under this heavy category. एक कैटेगरी होती है आपकी जंबो। जंबो इज मीन्स मोर देन 5 लाख kg, मतलब जंबो में तो आई थिंक एंटोनॉव आता है, A380 आता है, और एक अपना क्वीन आती है 747, बोइंग 747। ठीक है, सो ये याद रखना। ठीक है, ये वाला डेटा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस जम्बो डेटा। ठीक है, अब एक आता है आपका आइटम नंबर 10, इक्विपमेंट। अब देखो यहाँ से ना, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मैंने वो गलत कर दिया था, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलत करो। ठीक है, तो देखो यहाँ से ना, इक्विपमेंट मतलब यू आर कैरिंग विच इक्विपमेंट, VHF, HF, ILS, ये सब है। ठीक है, SSR इक्विपमेंट जो भी है, और इसको है ना कुछ इस तरह से, इसका ना वो आइटम नंबर 10 देखो, ये इस तरह से होता है आइटम नंबर 10, ये रहा इक्विपमेंट। सो इस स्लैश के बाद ना आपको सफिक्स यूज करना पड़ता है। जैसे मान लो ILS है तो यू विल यूज L, ADF है तो यू विल यूज F, विल स्टडी दैट। जैसे सपोज VHF आप यूज करो, ये कोड्स है ना, ये याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जनरली बताऊं, ये पूछते हैं, ओ पूछते हैं, VOR, ये L, और ये ADF, ये तीन वो लोग मेजरली यही पूछते हैं। O इज फॉर VOR, F इज फॉर ADF, L इज फॉर ILS, V इज फॉर VHF, H इज फॉर HF, सिंपल। और अगर N है, N मतलब नो कॉम और नैव इक्विपमेंट इज कैरीड। ठीक है, अगर आपने S लिख रखा है, S मतलब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इज कैरीड।
ठीक है। एक होती है ट्रांसपॉन्डर कैपेबिलिटीज, ट्रांसपॉन्डर होता है तो मोड ए, मोड सी, मोड एस। अगर आपको मोड ए है, इफ यू आर मोड ए देन यू विल राइट ए, मोड सी देन यू विल राइट सी, मोड एस मतलब एस। सिंपल। कन्फ्यूजन यहाँ होती है इन तीन में, जस्ट अ सेकेंड, कन्फ्यूजन यहाँ होती है इन तीन में, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ यार, आइटम नंबर 13, दिस आइटम नंबर 13 कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिपार्चर, एरोड्रोम एंड टाइम। अब देखो, डिपार्चर, एरोड्रोम और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है इसमें। डिपार्चर, एरोड्रोम, सपोज आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई, सो माई डिपार्चर एरोड्रोम इज VABB। बट सपोज आई एम फ्लाइंग फ्रॉम एन अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम, मैं किसी अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम से फ्लाइंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना मैं लिख दूंगा जुलू जुलू जुलू। ठीक है। अगर कोई एक प्रॉपर एयरपोर्ट से फ्लाई नहीं कर रहा, मैं एक अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम से फ्लाई कर रहा हूँ, देन आई विल राइट हियर इट जुलू जुलू जुलू। एंड आई विल स्पेसिफाई अगेन, कहाँ स्पेसिफाई करूँगा, आइटम नंबर 18। तो उस आइटम नंबर 18 में जाके मैं स्पेसिफाई कर दूंगा दैट माई डिपार्चर इज सपोज सियोनी। ठीक है। सो देयर्स दैट्स अ प्लेस इन MP, सो सियोनी, धाना, जहाँ से भी मैं फ्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। सो दैट इज माई डिपार्चर। I will specify that in item number 18, because yeah, this, if and only if I write, then if I'm departing from uncontrolled aerodrome, अगर मैं कंट्रोल से कर रहा हूँ तो मैं यहीं पे स्पेसिफाई कर दूंगा। और यहाँ टाइम देखो, टाइम में क्या आता है ना, यहाँ पे टाइम में आप अपना EOBT इंसर्ट करते हो इन अगेन 24 आवर फॉर्मेट, UTC टाइम में ही आप डालते हो। सपोज मेरा EOBT टाइम मैंने डाल दिया 0500, सो दिस इज माई UTC टाइम एंड दिस इज माई ऑफ ब्लॉक टाइम। ओके। अब देखो, अब भी बहुत काम की चीज़ आ रही है, आइटम नंबर 15। आइटम नंबर 15, अब देखो, ये था आपका आइटम नंबर 13, अब आ गया आइटम नंबर 15। नाउ यू विल आस्क मी कि आइटम नंबर 14 कहाँ गया। ठीक है। सिमिलरली आइटम नंबर 11 12 कहाँ गए, ये है ही नहीं। ठीक है। है ही नहीं, बस ऐसे ही है। मुझसे मत पूछो क्यों है क्या है, बस ऐसा ही है। अब देखो, आइटम नंबर 15, आइटम नंबर 15 इज अ क्रूजिंग स्पीड, ऑल्टीट्यूड, लेवल एंड रूट। अब आपकी मान लो क्रूजिंग स्पीड है, लेवल है, रूट है। क्रूजिंग स्पीड देखो, इसको मेंशन कैसे करते हैं। अगर आप अपनी क्रूजिंग स्पीड में ऐसा लिखते हो के, मान लो मैं किलोमीटर पर आवर में बता रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर इज फॉर के। अगर मान लो मुझे स्पीड अपनी नॉट्स में बतानी है, नॉट्स में बतानी, देन आई विल यूज माई एन, द टर्म एन। ठीक है। और अगर मान लो मुझे मैक में बतानी, देन आई विल यूज द टर्म एम। ठीक है। सपोज माई स्पीड इज 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो आई विल राइट इट एज K0300, 4 डिजिट में आप मेंशन करते हो। ठीक है। इन 4 डिजिट्स यू विल मेंशन इट। ओके। सपोज माई स्पीड इज 85, तो बहुत कम होगी ना, बहुत कम हो गई, 125 नॉट्स। ठीक है। सो आई विल राइट N0125, अगेन 4 डिजिट्स। ठीक है। बट अगर आप अपनी स्पीड मैक नंबर में डाल रहे हो, तो मैक नंबर में ना 3 डिजिट से बहुत होती है। ठीक है। सपोज मैंने मैंने लिखा M085, तो इट इज़ नॉट 8.5 मैक। 8.5 मैक भाई कहाँ सोच रहे हो तुम, 100th प्लेस पे डेसिमल लगा लो, सो इट इज़ मैक 0.85। सपोज अगर मैंने लिख दिया मैक 125, इट मीन्स मैक 1.25। ठीक है। सो ये टर्म्स याद रखना, नॉट्स इज फॉर एन। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉट्स है ना, नॉट्स को आप रिप्रेजेंट करते हो एन से, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगेन बात आती है लेवल की, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है। तो देखो, लेवल में क्या लिखना है, लेवल होता है आपका फ्लाइट लेवल, आप किस फ्लाइट लेवल पे ऑपरेट करने वाले हो। सपोज आई एम ऑपरेटिंग एट फ्लाइट लेवल 320, सो आई विल राइट इट हियर F320। ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, ये याद रखना। मान लो अगर आप किसी छोटे लेवल पर फ्लाई कर रहे हो एंड दैट इज ऑफ 2 डिजिट ओनली, सो यू विल राइट F075 और F085 095। ठीक है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, याद रख लेना। अब देखो, एक रूट होता है ना, रूट को हम स्टार्ट करते हैं जनरली विस्की डेजिग्नेटर से। ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो बस, नाउ आइटम नंबर 16। ठीक है। आइटम नंबर 16 है डेस्टिनेशन ET ऑल्टरनेट एरोड्रोम।
देखो डेस्टिनेशन एरोड्रोम जहाँ आप जा रहे हो, लैंड कर रहे हो, सपोज मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो इट इज़ VIDP, ठीक है। टोटल EET मैंने कितना EET कैलकुलेट किया है, अगेन फ्रॉम माई टेक ऑफ till your initial approach fix for IFR flights, and if there is no IFR flight or if there is no NAVAID in the case of a VFR flight, till the time from takeoff till the time to your reaching overhead the aerodrome, so that comes under your total ET. So let's suppose it be 2 hour 45 minutes, so it is 0 to 45. राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेट एरोड्रोम, सपोज आपका दिल्ली था तो आपका ऑल्टरनेट एरोड्रोम मान लो हमने ले लिया जयपुर, तो आई विल राइट हियर VIJP, ठीक है। एंड सेकंड ऑल्टरनेट एरोड्रोम आप लेते हो जनरली लो विजिबिलिटी प्रोसीजर पे, इफ देर इज अ लो विजिबिलिटी, सपोज मैंने लखनऊ ले लिया दिल्ली का ऑल्टरनेट, सो इट इज़ VILK, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। अब देखो EET क्या होता है, इसमें वो दिखा रखा है टाइम फ्रॉम टेक ऑफ टिल कमेंसिंग इनिशियल अप्रोच पिक एज द डेस्टिनेशन, एंड VFR के लिए EET क्या होता है, टाइम फ्रॉम टेक ऑफ टिल ओवर एट डेस्टिनेशन एरोड्रोम। वी आर स्मार्ट पीपल, वी ऑलरेडी नो, ठीक है। ये पढ़ लिया भाई हमने। और हाँ, ऑब्वियस ही चीज़ है ये कि आपका डेस्टिनेशन एरोड्रोम एंड ऑल्टरनेट एरोड्रोम शुड बी डिफरेंट, ठीक है, बहुत ऑब्वियस चीज़ थी। अब आता है आपका आइटम नंबर 18, अदर इन्फॉर्मेशन। जो अभी हमने इतनी सारी ऊपर राम गाथा गाई थी, हर जगह बोला था कि आइटम नंबर 18 में स्पेसिफाई कर देंगे, कर देना भाई यहाँ पे स्पेसिफाई, ठीक है। अगर कुछ भी स्पेसिफाई करने के लिए नहीं है तो इधर लिख देना 0, अंडा, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, अगर आपने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पे अटेंशन टू दिस, इफ़ योर फाइलिंग डेट, अगर आप मान लो 2 दिन पहले फाइल कर रहे हो और आपको फ्लाई दो दिन बाद करना, इफ़ योर फाइलिंग डेट और फ्लाइट डेट इज डिफरेंट, देन यू नीड टू मैंशन दिस थिंग इन दिस आइटम नंबर 18, ठीक है। इफ़ योर फाइलिंग डेट इज अदर देन द फ्लाइंग डेट, then we have to enter date of flight specifically in item number 18. If date of flight and date of flying is the same, then there is no need to fill item number 18, ठीक है। अब एक होता है आपका आइटम नंबर 19, इसमें ना देखो ये आइटम नंबर 19 ना, ये जाता है सर्च एंड रेस्क्यू टीम के पास, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें उस उनके काम की होती है। दिस इज़ नॉट अ वर्क लोड फॉर अ ATC, बट दिस इज शेयर्ड विद द सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, ठीक है। तो इसमें एक होता है आपका एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है, एंड्योरेंस इज द टाइम कि आप कितने टाइम तक एयरबॉर्न रह सकते हो, सो दैट इज योर एंड्योरेंस। सो एंड्योरेंस को आप इस तरह से मेंशन करते हो, मान लो मेरा 5 घंटा है तो 0500, ठीक है। एक होता है आपका POB। POB मान लो मेरे श्योर नहीं हो पाया POB तक, तो मैं लिख दूंगा POB में TBN। TBN मीन्स टू बी नोटिफाइड, टू बी नोटिफाइड, ठीक है। एक होता है यार आपका इमरजेंसी रेडियो होता है। अब हमें पता है इमरजेंसी फ्रिक्वेंसीज कौन सी होती हैं, 1 to 1.5 243 मेगाहर्ट्ज और यही सब होती हैं। और एक होता है आपका ELT होता है जहाज़ में। मान लो एक होती है आपकी 1 to 1.5, जिस कम्स अंडर योर VHF, सो V। एक होता है आपका 243, सो इट कम्स अंडर UHF, सो U। एक होता है आपका ELT, सो इट इज़ E। अगर इन तीनों में से, अगर आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर इन तीनों में से, जैसे मान लो मेरे पास UHF नहीं है तो आई विल जस्ट क्रॉस दिस, मान लो मेरे पास ELT भी नहीं है तो आई विल क्रॉस दिस, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आई विल क्रॉस इफ दैट इक्विपमेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन बोर्ड। एक होता है यार S से होता है सर्वाइवल, कि आपके पास बताओगे कि मेरे पास पोलर सर्वाइवल इक्विपमेंट है या नहीं। देखो उसमें है ना इस तरह से ऑप्शन होते हैं। देखो ये होता है सर्वाइवल का, तो मान लो मेरे पास डेजर्ट के लिए नहीं है तो आई विल जस्ट क्रॉस दिस, जंगल के लिए नहीं है विल क्रॉस दिस, मेरे पास पोलर के लिए मरी टाइम के लिए है। अगर मेरे पास ये भी नहीं है तो आई विल जस्ट क्रॉस देम ऑल्सो, ठीक है। दिस इज अ सिंपल थिंग गाइस। एंड अदर थिंग इज द जैकेट्स, दीज आर योर लाइफ जैकेट्स, ठीक है। अगर आपके पास लाइफ जैकेट है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, तो यू विल क्रॉस ऑल द ऑप्शन, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन होते हैं आपके LF, और एक ऑप्शन होता है U और V का, ठीक है। सो इधर ऐसे बॉक्स बने हुए होते हैं, आई विल शो यू। अगर मान लो मेरी लाइफ जैकेट इज नॉट इक्विप्ड विथ लाइट, उनमें लाइट नहीं लगी हुई, देन आई विल जस्ट क्रॉस इट। फ्लोरेसेंट क्या होता है यार, फ्लोरेसेंट एक ऐसी चीज होती है कि ये पानी में जाते ही
एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है इससे, सो दैट सर्च एंड रेस्क्यू विल टीम विल नो दैट दे आर देयर। ओके, सो अगर आपके पास ये फ्लोरेसेंट नहीं है देन यू विल क्रॉस दिस। या फिर यू और वी होता है आपका रेडियो के लिए, कि आपके लाइफ जैकेट्स में रेडियो कैपेबिलिटी भी है। अगर ऐसा नहीं है देन यू विल जस्ट क्रॉस दिस। ठीक है, बड़ी सिंपल चीज़ है। नाउ द अदर थिंग इज योर डिंगीज। डिंगीज क्या होता है, देखो डिंगीज इज अ डिंगीज और रबर जैकेट्स बोलते हैं इसको। देखो ये होता क्या है ना, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये आपने वो देखा है कि एक लाइफ जैकेट्स होती हैं जिसमें ऐसे 3 जन बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ, ए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो यू विल डिंगीज उस टाइप के होते हैं कुछ। ठीक है, पहली बात तो आप स्पेसिफाई करोगे, अगर इंसर्ट में नंबर में जाके आप स्पेसिफाई करोगे कि हाउ मच डिंगीज आई एम कैरिंग। ये एक डिंगी है, ऐसी मान लो मेरे पास 6 डिंगी है, तो आई विल स्पेसिफाई द 606। ओके, कैपेसिटी। अब उसमें कैपेसिटी कैसे होती है, देखो कैपेसिटी मान लो मेरे पास 3 वाली 6 है, ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी होगी मेरी 18, तो इट इज 18। ठीक है, सो दैट इज द कैपेसिटी। कवर, कवर होता है कि क्रॉस सी इफ डिंगीज आर नॉट कवर्ड। आपकी डिंगीज अगर कवर्ड नहीं है देन यू विल जस्ट क्रॉस इट। कलर, if there is a particular color is mentioned then well and good, अगर otherwise you will again cross it। ठीक है, एक होता है आपका एयरक्राफ्ट का कलर, आपको स्पेसिफाई करना होता है उसमें। ठीक है, and N is for cross N if no remarks or any other survival equipment carried or any other remark। देखो एक ऑप्शन होता है रिमार्क, अगर आपको कुछ और भी स्पेसिफाई करना है then you will specify it here, otherwise you will just leave it blank or you can write here N only कि no remarks। ठीक है, and here the name of PIC will come। okay, देखो कुछ ऐसे दिखता है, मान लो अगर आपके पास लाइट वाला लाइफ जैकेट नहीं है तो यू विल जस्ट क्रॉस इट। ठीक है, डिंगीज में मान लो मैंने नंबर बता दिया 06 है, कैपेसिटी मेरी 18 है, और कवर मान लो नहीं है, सो आई विल जस्ट राइट, एंड मैंने डिंगी का कलर लिख दिया ब्लू, कुछ इस तरह से। ठीक है, एयरक्राफ्ट का कलर इज रेड, नहीं रेड नहीं, रेड नहीं, ठीक है, रेड नहीं, रेड नहीं भाई, रेड नहीं मैंने लिख दिया ब्लू। ठीक है, तो दिस इज द कलर। remarks में अगर if you wanna specify additional things so you will specify those things here only। now यार अब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ऑन एन एटीसी फ्लाइट प्लान है एयरक्राफ्ट इंडिकेटेड एज एच। एच मतलब हैवी। हैवी मतलब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, हैवी अब था आपका वेग टर्बुलेंस कैटेगरी। सो रिक्वायर्ड रनवे लेंथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लैंडिंग मास की तो बात ही नहीं है, टेक ऑफ मास की बात है, बट 1,40,000 तो नहीं था, 1,36,000 था। सो इज ऑफ हाइएस्ट वेग टर्बुलेंस कैटेगरी एच। ठीक है, एक जंबो भी होता है बट दैट इज नॉट अ केस इन दिस एग्जाम्स। ऑन एन एटीसी फ्लाइट प्लान लेटर वाई, मैंने क्या बताया था, वाई। वाई मतलब भाई आईएफआर से वीएफआर जाना ही क्यों, सारे काम आईएफआर से हो रहे हैं तो वीएफआर में जाना ही क्यों है, तो आईएफआर फॉलोड बाय वीएफआर। ऑन एन एटीसी फ्लाइट टू इंडिकेट दैट यू विल ओवरफ्लाई द वीवे पॉइंट टेंगो, आप टेंगो को ओवरफ्लाई करोगे 350 नॉट्स। देखो नॉट सही है, ठीक है, सो एन से स्पेसिफाई होगा, फ्लाइट लेवल 280, इट मीन F280। सो टेंगो एन 0350 F280, perfect, so this is option number delta। Planned departure time for the parking area is 1815 UTC, estimated takeoff time is 1825 UTC। okay, the IFR flight plan must be filed with the ATC at least। देखो सीधी सी बात है, पार्किंग एरिया से आप लोग को कब डिपार्ट करना है, 1815, दैट इज योर ईओबीटी टाइम। ठीक है, ईओबीटी मुझे दे दिया 1815, और मैंने क्या बताया था कि 1 घंटे का भाई, 1 घंटे पहले आपको एनी सबमिट करना ही है अपना फ्लाइट प्लान। सो इट शुड बी आपका 1715 तक फ्लाइट प्लान सबमिट हो जाना चाहिए। सो इट्स आंसर इज डेल्टा। ठीक है, when an ATS flight plan has been submitted for a control flight, the flight plan should be amended or cancelled in the event of a block time being delayed by। देखो कंट्रोल फ्लाइट कह दिया इसने, कंट्रोल फ्लाइट के लिए आधा घंटा, सो 30 मिनट्स और मोर। ठीक है, आंसर नंबर चार्ली। If a pilot lands at an aerodrome other than the destination aerodrome specified in the flight plan, he must ensure that ATS unit, देखो मान लो due any reason I have landed in a other aerodrome as different than destination aerodrome, तो मुझे है ना डेस्टिनेशन एरोड्रोम को बताना पड़ेगा विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स ऑफ ET एट डेस्टिनेशन एरोड्रोम, उसके विद इन दैट 30 मिनट्स आई नीड टू टेल देम
that I have landed here. So there's a time for 30 minutes. Within the 30 minutes of ETA of your destination, ETA of destination. Now the seventh question is, if a pilot lands at an aerodrome other than the destination aerodrome specified in flight plan. ये तो शायद रिपीट हो गया ना क्वेश्चन. हाँ, ये रिपीट हो गया. इसका आंसर भी 30 है. ठीक है. ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे. प्यारा, इजी है वैसे तो. देखो, नेविगेशन प्लान रीड्स, ट्रिप फ्यूल आपका 100 kg, 1 घंटे 35 मिनट का टाइम है, टैक्सी फ्यूल दे रखा है, ब्लॉक फ्यूल दे रखा है. देखो, इसमें पूछ रहा है एंड्योरेंस. देखो, एंड्योरेंस मेरा, यू विल नॉट कंसिडर टैक्सी फ्यूल, so you will consider only the, you will subtract this 3 kg from this 181, so you will get 178 kg. अब पहली बात, फ्यूल कंजम्पशन कैसे फाइंड करें. देखो, उसको फाइंड करने के लिए ना आपको ये डेटा दिया हुआ है कि 100 kgs you will remain airborne for 95 minutes. ठीक है, 1 hour 35 minutes, इट मीन 95 minutes. सो 1 kg में मैं कितनी देर एयरबोर्न रह लूँगा, 95/100. अब 178 kg में कितनी देर एयरबोर्न रहूँगा, 95 multiply by 178 divided by 100. So just solve this simple equation, you will get your answer. Use your scientific calculators. So it is 169.1. Okay, so 169.1, it means 169 minutes I will remain airborne. ठीक है. So 169 minutes कितना हुआ, 2 घंटा 49 minutes. ठीक है. So 2 hour 49 minutes. ठीक है. 120 और 49, 169. ठीक है. ऑन अ फ्लाइट प्लान स्पीड सेक्शन कंसिडर्स, स्पीड सेक्शन में क्या होता है, स्पीड सेक्शन में देयर इज अ टैस कंसिडर करते हैं. ठीक है. फॉर अ रेपिटेटिव फ्लाइट प्लान टू बी यूज्ड, फ्लाइट्स मस्ट टेक प्लेस ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन एटलीस्ट 10 ओकेशंस. ठीक है, 10 ओकेशंस. आई हैव कवर्ड दैट फॉर यू, पढ़ाया था मैंने. ठीक है. So that's all guys, these are the only set of questions and these are the important questions, and we have covered this complete topic, flight plan, on your demand only. So guys, I hope you understand each and every term, and I really hope that I'm able to explain your topic in a very simple way. And don't worry about the notes, you will get the notes in the description of this video only. So guys, you can see I'm working very very hard. So guys, just show some love and support and share this video as much as you can with your friends, so that they will also get benefit of this valuable content. Okay, कितनी बढ़िया लाइन मारी है. ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, एग्जाम में फोड़ के आओ.